आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं याराना। हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो आज शुरू करने जा रहे हैं याराना। हमें मालूम है आप सभी युवराज और श्रद्धा को काफी मिस कर रहे हैं। हम भी मिस कर रहे हैं। उनकी तो बात ही निराली है यारो। इतनी कहानियों में साथ रहे वो कि लिखते लिखते उन्हीं का नाम उन्हीं का काम जहन में रहने लगा। लेकिन क्या है ना, फेब में हमारे एग्जाम्स हैं। अब छुट्टी रखी थी तो काफ़ी तैयारी कर चुके हैं हम एग्ज़ाम्स की। लेकिन फिर भी अभी कोई बड़ी स्टोरी नहीं लिख रहे हैं। याराना कम शब्दों में लिखी गई एक बेहद खूबसूरत कहानी है जिसके सिर्फ 3 से 4 एपिसोड्स ही आएंगे। इसके बाद लिखेंगे युविश्रा की। लेकिन ये कहानी भी अच्छी है, इसीलिए आप लोगों का साथ चाहिए। आप साथ होंगे तो अच्छी अच्छी स्टोरीज हम लाते रहेंगे। वैसे आप सभी काफ़ी स्वीट हैं, साथ देकर हमसे इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लिखवाते रहे हैं। हमारा मनोबल बढ़ाए रखते हैं आप सब। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आप सबके। तो चलिए फिर देखते हैं ये याराना भी। मुंबई शहर, मॉडल टाउन नाम था उस जगह का जहां वो खड़ा था। होठों के बीच गोल्ड फ्लैग सिगरेट दबाए खिड़की से कुछ देर सामने की ओर देखते हुए उसने एक गहरी सांस छोड़ी और कमरे में रखे किंग साइज सोफे पर बैठ गया। लाइटर से सिगरेट जलाते हुए धुएं का छल्ला हवा में उड़ाने लगा। ऊंचा लंबा कद, गहरी काली बड़ी बड़ी कटीली आंखें, लेकिन अभी एकदम सुर्ख और इस वक्त गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने आवाज की दिशा में देखकर कड़क आवाज में कहा, कम इन। अंदर आने वाला शख्स अभिवादन कर सर झुकाए हाथ पीछे भाने खड़ा हो गया। आज भी खाली हाथ लौटे हो या कुछ जानकारी मिली? सोफे पर बैठे शख्स ने पूछा। सर, 2 साल से आप जिसे ढूंढ रही थी वो यही हैं। सर, वो पुरानी बस्ती में है। वह सोफे से उछलकर खड़ा हो गया। हाथ के सिगरेट उंगलियों से फिसलकर फर्श पर गिर गई। उसने लपक कर उस शख्स को पकड़ लिया। तुम सच कह रहे हो मानसिंह? वो मिल गई, वो सच में मिल गई। ओ गॉड, सच में आज बहुत खुश हूँ। कैसी है, किसके साथ है? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मानसिंह? मुझे बताओ एक एक बात। इन 2 सालों में कैसे जी रही थी? अभी क्या करती है, कैसे रहती है? मानसिंह ने पॉकेट से पेन ड्राइव निकाल कर उस शख्स को दिया। सर, आप इतने डेस्परेट हो रहे हैं। कौन लगती है वो आपकी? आपने आज तक बताया नहीं। ऐसी क्या बात हो गई कि आप अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई एसीपी की नौकरी, अपने मंगेतर दोनों को छोड़कर इस लड़की का पता लगाने के लिए दर बदर भटकते रहे? 2 साल बाद आप अपने शहर वापस आए हैं। अगर आज भी उसका पता नहीं चलता तो फिर से आप ये शहर छोड़ देते ना सर? मैं आपके लिए काम करता हूँ, फिर भी आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं। फिर बताइए ना सर। मैं बहुत दिनों से उलझन में था कि कौन है वो लड़की जिसे आप इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं। सर, मैंने 10 दिन तक उसका पीछा किया, 1 हफ्ते का डेली का वीडियो बनाया है, पर एक बात समझ नहीं आई। ना तो देखने में वो आपके स्टैंडर्ड की है, ना ही कोई रिलेशन जैसा कुछ दिख रहा। फिर क्यों? विजय चौधरी जो उस लड़के का नाम था, उसने मानसिंह की बातें सुनकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ मानसिंह को देखा। हाँ, कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है, फिर भी पागलों की तरह उसे 2 साल से तलाश कर रहा हूँ। लेकिन क्यों सर? मानसिंह ने आश्चर्य से पूछा। अनजाने में हुए उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए माफी मांगनी है, विजय ने दर्द भरे लहजे में कहा। तो मानसिंह ने चौंक कर देखा। सर, आपसे कोई पाप? नहीं सर, हो ही नहीं सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? आपको देखकर लगता है जैसे आप जीना भूल गए हैं। मैं तो आपको कितने सालों से जानता हूँ। आपने आज तक कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। फिर पाप किया है ऐसा क्यों कहा? ऐसा मत कहिए सर, मैं नहीं मानता। पाप से भी बड़ा गुनाह किया है मैंने मानसिंह। जिस दिन वो माफ कर देगी सुकून की नींद सोऊंगा। हाँ यार, 2 साल हो गए मुझे ठीक से सोए। 2 साल, पूरे 2 साल से नहीं सोया। वो आंसुओं से भरी हुई बड़ी बड़ी उसकी काली आंखें जिनमें बहुत ही नफरत थी मेरे लिए। नफरत नहीं, घृणा थी। उसके कहे शब्दों को कभी भूल नहीं पाया। वो मेरी कोई नहीं लगती, लेकिन मैं उसका गुनाहगार लगता हूँ। मैंने वो गुनाह किया जिसकी कोई माफ़ी नहीं, फिर भी पश्चाताप की आग में 2 साल से जल रहा हूँ। तो माफ़ी मिलनी लाजमी है ना?
बोलो ना मानसिंह, पश्चाताप अगर सच्चे मन से किया जाए तो माफ कर देना चाहिए ना। तुम बताओ, सही कह रहा हूं ना? कहते हुए पत्थर की तरह सख्त दिखने वाला इंसान फुफक पड़ा। वह घुटनों के बल बैठा, मुंह ऊपर छत की तरफ करके चीख पड़ा, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। मानसिंह ने नीचे झुककर अपने मजबूत बाजू से उसके कंधों से पकड़कर उसको उठाया तो वो मानसिंह के गले से लग गया। यह पहली बार था जब विजय मानसिंह से ऐसे गले लगा था। सर, उनके लिए जो बन पड़े वो कीजिए, माफ कर देंगी, मानसिंह ने विजय की पीठ थपथपाकर कहा। विजया पलक होकर बेसुध सोफे पर बैठ गया। तुम जाओ मानसिंह, रेस्ट करो, मैं ठीक हूँ। ओके सर, आप वीडियो क्लिप देख लीजिए, लेकिन उससे पहले आप डिनर कर लें सर। अगर नहीं किया तो एक आफत दनादन कर आ जाएगी और मुझे उसका लेक्चर सुनने का मूड नहीं है अभी। ठीक है मानसिंह, अब जाओ, नहीं तो इतनी रात में वो चुड़ैल भटकती हुई यहीं लैंड करेगी, जिसका सामना करना तुमसे मुश्किल हो जाएगा। वो आपकी केयर करती है सर, मानसिंह ने हंसकर कहा तो विजय ने उसे आश्चर्य से देखा। केयर? अरे मेरा खून पीती है वो भी गरम करके। अरे तुम्हें पता नहीं उसे खून की लत लग गई है। हाँ, क्योंकि मैं वैम्पायर हूँ। वो एक चीखती आवाज के साथ अंदर आई और सीधे विजय को जोर से धक्का दे दिया। वो धक्का लगने से चारों खाने चित हो गया और वो उछलकर उसके करीब गई और दोनों पैर इधर उधर कर उसके सीने पर बैठ गई। मानसिंह अपनी हथेली मुंह पर रखकर हंसता हुआ बाहर निकल गया। बोल, क्या बोल रहा था? मैं तो, विजय ने अटकते हुए कहा। सच्ची देवी, शपथ, जल्दी बोल, वरना आज तेरा काम तमाम कर दूंगी। तू वैम्पायर नहीं, जोंक है, मेरी जिंदगी से चिपक गई है, जोंक माफिक। ओह, मैं जोंक हूँ तो कुत्ता है, कहते हुए उसने उसके सीने पर एक खूसा जमा दिया। अबे बच्चे की जान लेगी क्या, साले भटकती आत्मा। वो लगातार उसके सीने पर वार करते हुए बोल रही थी। सबको सूली पे लटका कर रखा है और मुझे जोंक वैम्पायर बोलता है। हमें क्षमा करें खुशी देवी और हमारे सीने पर से उठने की कृपा करें। उसने हाथ जोड़कर एक्टिंग करते हुए कहा तो खुशी उसके ऊपर से उठ गई। फिर गंभीर होकर बोली, आज फिर उसकी याद में तूने आंसू बहाए हैं जय? नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो नसें चुराते हुए बोला। चल कोई ना, चल डिनर करने। कहते हुए खुशी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठा दिया और आगे बढ़ी तो विजय बोला, उसका पता चल गया है खुशी, मेरी तलाश खत्म हो गई। इतना सुनते ही आगे बढ़ती हुई खुशी बिजली की तेज गति के साथ उसकी ओर मुड़ी और उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। वो लपक कर उसके सीने से लग गई। मैं बहुत खुश हूँ यारा, फाइनली अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी चाहत, तेरा सुख चैन, तेरे चेहरे की हंसी सब वापस मिल जाएगा हमें। ऑफिशियली मुझे तो तू वापस मिल जाएगा। बस कर पगली, इतना खुश नहीं होते, नजर लग जाती है। ऐसा मेरे दोस्त डॉक्टर खुशी खोसला कहती हैं, विजय ने कहते हुए उसके बालों को सहलाकर खुद से अलग किया। चल खाना खाते हैं, विजय ने कहा तो खुशी बोली, चल, आज बड़ी मुश्किल से तो ये मौका मिला है अपन दोनों को। आज आज विजय आज को 2 बार और खींचकर होंठ टेढ़े करते हुए बोला, यार पूरे 10 दिन से तो तू मेरे सीने पर मूंग तल रही है और तू आज बोल रही है। शुक्र मना, खुशी खोसला नामक एक लड़की तेरी जिंदगी में है। हाँ, वरना मैं कब का बिखर गया होता। तो हमेशा संभाल लेती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए खाना खाने लगे। डिनर करने के बाद दोनों रूम में बैठे थे, जिसकी तलाश में विजय ने अपने आप को भुला दिया, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी हस्ती मिटा दी। मौत को अपनी आंखों से डराने वाला निडर व्यक्ति आज उस हकीकत से सामना होने से डर रहा था। खुशी उसका हौसला बढ़ाने के लिए कसकर उसकी बाह को पकड़कर बालों में उंगलियां घुमाते हुए उसे रिलैक्स फील करा रही थी। विजय ने कांपते हाथों से लैपी से पेन ड्राइव कनेक्ट किया, फिर डरते हुए स्टार्ट बटन पर उंगली से टच कर दिया। पुरानी बस्ती, पहली क्लिप। झोपड़ पट्टी जैसा कुछ कुछ, लेकिन साफ सुथरी जगह। कहीं झोपड़ा सा टीन का शेड से बना मकान, तो कोई कोई जगह पक्का छत का बना घर। लोअर मिडिल क्लास लोग रहने वाले नाम ममता नगर। सारे मकान के बाद उस मकान का क्लोज सीन आने लगा। दरवाजा खुला, बाहर एक लड़की निकली। उसे देखते ही विजय ने अपना चेहरा ऊपर कर कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और मुट्ठी कस गई। खुशी को मालूम था ऐसा ही रिस्पॉन्स विजय का होने वाला है, इसीलिए उसने कसकर उसका हाथ पकड़ रखा था। असहज स्थिति में होते हुए भी विजय की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उस लड़की को देखकर विजय जैसे शर्मिंदा सा हुआ।
उसने अपना चेहरा नीचे कर फिर से क्लिप देखने लगा। सफेद कॉटन की साड़ी पहनी, करीब 25 साल की वो लड़की, सूनी मांग, गहरी काली बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन बिना काजल से सूनी सूनी, चेहरा कुंदन की तरह पीला, गोराई मगर पूछा सा। वो सर झुकाए बाहर निकलकर आगे बढ़ी। पीछे से भागकर एक लड़की आई, उम्र करीब 20 साल के आसपास। उसने उस लड़की को लंच बॉक्स दिया। तभी पीछे एक और लड़की आई, करीब 15 साल। उसने उसे पानी की बोतल लाकर दी। उस सफेद साड़ी पहनी लड़की ने दोनों चीजें ले ली और बारी बारी दोनों का गाल प्यार से थपथकाकर उन्हें घर के अंदर जाने की हिदायत दी। तभी एक लड़का आया, करीब 17 साल का। उसके हाथ में कागज के लिस्ट थमाकर अंदर चला गया। वह सर झुकाए आगे बढ़ गई। दूसरी क्लिप। वो लड़की एक स्कूल में दाखिल हुई और 4 बजे शाम को स्कूल से बाहर आई। बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए एक स्टेशनरी की दुकान में गई। तीसरी क्लिप। अगले दिन एक ऑटो रिक्शा में एक बुजुर्ग दंपत्ति को बिठाकर सरकारी हॉस्पिटल से ले जाती हुई। करीब 3 घंटे बाद बाहर निकलकर मेडिकल स्टोर में जाती हुई। पैसा टटोलती, लेकिन कम होने पर कुछ दवाई छोड़कर आधी ही दवाई लेकर घर लौट आई। चौथी क्लिप। फिर से बाहर जाती हुई। वही सफेद साड़ी, भावहीन चेहरा, आंखों में ना मिटने वाला सूनापन। कुछ पुरुष उसके पीछे आते हुए। उनमें से एक आदमी खड़ा उसे गंदी निगाहों से देखते हुए। घर वापस लौटते हुए बस्ती में बनी चाय की दुकान। उनमें से 4 मवाली टाइप लड़के उसे देखकर सीटी बजाते हुए। उनमें से एक ने कहा, क्या रापचिक माल है बिडू? दूसरा, बोले तो? तीसरा, झकास। चौथा, अपन का दिल आ गया रे, उठाकर अड्डे पर ले जाऊं? और साला रंगा दादा का डर है। खुशी ने एकदम से क्लिप बंद कर दिया। विजय की आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई और मुट्ठियां कस गई। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर खुशी ने कहा, इट्स ओके जे, प्लीज रिलैक्स। देखो, इस टाइप जगह में ऐसे मवाली टाइप के लोग होते हैं। अगर मैं सामने होता तो? विजय गुस्से से उत्तेजित होते हुए बोला। खुशी, यार ये मुझसे क्या हो गया? मेरी वजह से एक हंसता खेलता परिवार कैसे गुर्बत की जिंदगी जी रहा है। इतना बदहाली, कैसे वो खुद को हर पल तैयार किए रखती है। मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। जय प्लीज, अब खुद को दोषी ठहराना बंद करो। तुम क्या और कैसे, पर सब ठीक कर दोगे। मुझे तुम पर ट्रस्ट है। ओके नाउ, गेट स्लीप। ओके, जा अपने कमरे में सो जा, विजय ने कहा तो खुशी झट से बोली, अपने कमरे में क्यों? आज मुझे यहीं सोना है। क्यों? जय, डर लग रहा है मेरे वहां सोने से? खुशी ने विजय को छेड़ते हुए कहा। ये ठीक नहीं है खुशी, तो 10 दिन से डेली यहीं आ जाती है। अंकल आंटी क्या सोचेंगे? वो खिलखिलाकर हंसी। ना तेरे ना मेरे पेरेंट्स को याद भी रहता है कि हम उनके बच्चे हैं। यू नो जय, 2 साल में उन्होंने कितनी बार तुमसे ये पूछा कि क्यों तुमने एसीपी की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने तो इस बात के लिए बस खुशी से पार्टी रख दी, और मेरे पेरेंट्स ने तो तुझे 2-2 कंपनी सौंपने का ऑफर दे दिया, बिना जाने कि तुझे बिजनेस पसंद है या नहीं। खैर चल, मैं सोने जा रही हूँ। कल हॉस्पिटल जाने से पहले हम सुबह ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। आगे बढ़कर उसने जय को बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट उड़ाकर अपने दोनों हाथों की उंगलियां उसके बालों में घुमाती रही। जब देखा कि वह सुकून से सो गया है तो उसके माथे को चूमकर कमरे से बाहर निकल आई। रात के 12 के करीब हो रहे थे। मुंबई की बारिश कभी भी बिना मौसम के बरस जाती है। अभी भी वही हो रहा था। रह रहकर बिजली चमक कर गरजते बादल जोर जोर आवाज कर रहे थे। विजय की नींद खुल गई तो वो उठकर बालकनी में खड़ा हो गया। इस काले घने मौसम का शोर जितना बाहर मचा था, उससे ज्यादा विजय के अंदर शोर हो रहा था। बारिश की बूंदें जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने चेहरा ऊपर कर आंखें बंद कर ली, जिससे उसे कुछ राहत महसूस हुई और उसके अंदर उठे उस शोर को थोड़ा सा कम करने में कामयाब रही। लेकिन ममता नगर में रहने वाला वो परिवार, जहां बारिश की वजह से सबका सुकून छिन गया था, 2 कमरों के उस मकान में से छत चूड़े से पूरा फर्श, बिछौना, सामान सब गीला हो चुका था। 6 लोगों का परिवार एक कमरे में सिमटा हाथ जोड़े भगवान से सिर्फ प्रार्थना कर रहा था कि पानी रुक जाए तो राहत पाए। लेकिन यहाँ तो बारिश और तेज होती जा रही थी। भगवान भी गरीबों की प्रार्थना कहाँ जल्दी सुनते हैं। अगर ऐसा होता तो तकलीफ कहाँ झेलनी पड़ती।
सब लोग एक कमरे में सहमे आसपास बैठे थे। चिंता की लकीरें सबके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की लकीरें एक कोने में सफेद लिबास में बैठी उस लड़की के चेहरे पर थी। वो इसी सोच में गुम थी कि ये बारिश रुक तो सब आराम से सोएं, और इस कश्मकश में, इसी परेशानी में उनकी रात गुजर गई। अगले दिन रात के 8 बज रहे थे। स्कूल के फंक्शन की वजह से आज उसे देर हो गई थी। वो परेशानी में जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रही थी। ममता नगर बस्ती की ओर जाने वाला रास्ता रोड से थोड़ा ढलान होकर जाता था, इसीलिए रास्ता सुनसान था और ये इलाका चमचमाती मुंबई से थोड़ा पिछड़ा था। ममता नगर गेट से वो 100 मीटर दूर थी जब उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने घबराकर पीछे देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वही चारों मवाली गुंडे थे जो उसे आते जाते उसे छेड़खानी करते थे। मोहल्ले में कोई उन्हें कुछ नहीं कहता था, शायद इसलिए वो चारों सरेआम आते जाते लोगों को परेशान करते थे। चारों दौड़कर उस लड़की को घेर कर खड़े हो गए। उसने उन सबको बेबसी से देखा। देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो, उनमें से बोला। अपुन ऐसे कैसे छोड़ दे, तू अपुन को खुश कर दे। तेवर शपथ, अक्का लाइफ तेरे को रानी बना के रखेगा। और सुन, जो इस बस्ती को बचा कर रखता था रंगा दादा, उसे मामू ने जेल भेज दिया है। वो ठहाका लगाकर हंसने लगा। इतना सुनते ही वो उसे धक्का देकर भागी, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाई थी कि तभी उसे एक पत्थर से ठोकर लगी और वह औंधे मुंह गिरने ही वाली थी कि किसी की मजबूत बांसों ने उसे थाम लिया। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज बचा लीजिए मुझे। कहती हुई वो उसकी बाहों में झूल गई। ओए बीड़ू, तू बीच में काहे को हीरो माफिक घुस रहे लाए? ये रापचिक माल अपन पंटर लोगों को सौंप दे। उसने उसे अपनी बाहों से उठाया तो वह हड़बड़ा उठी। उसके चेहरे की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उसके बिना किसी भाव के उसे पास में खड़ी कार में लिटा दिया। अपना मोबाइल निकाला। मान सिंह, तुम डॉक्टर केपी सिन्हा को ममता नगर लेकर जल्दी आओ। हाँ, उसे तेज बुखार है। विजय बोल ही रहा था कि चारों मवाली ने मोबाइल की रोशनी में उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। एसीपी विजय चौधरी, चारों के मुंह से एक साथ निकला। सब वहां से भागते उससे पहले ही विजय ने उन चारों को पकड़ हाथों और लातों से मारना शुरू कर दिया। अब वहां से उन लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी। 10 मिनट तक विजय उन लोगों को पीटता रहा, जब तक कि सब बेहोश नहीं हो गए। गाड़ी उसके घर के पास रुकी। वो बेहोश हो चुकी थी। उसने गाड़ी से उसको अपनी बाहों में उठाया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने वाली लड़की उसकी बाहों में उसे देखकर हैरानी और घबराते हुए बोली, भाभी, क्या हुआ आपको? अब अगर पहले आप अंदर आने दें तो इन्हें तब तो बताएंगी ना, विजय ने कहा। हाँ, आइए प्लीज। उसने घर के अंदर आकर उसे बेड पर लिटा दिया। तभी एक बुजुर्ग, जिसे वीडियो क्लिप में देखा था, वो घबराते हुए आए। क्या हुआ? मेरी चाहत बेटी को कैसे बेहोश हो गई? विजय ने इस घटना के बारे में उन्हें सबको सुना दिया। उन्हें बहुत तेज बुखार है, शायद ज्यादा थकान की वजह से बेहोश हो गई हैं। विजय ने कहा तो वह बुजुर्ग बोले, मेरा नाम लाजपत है, ये मेरे बेटे की विधवा है चाहत। तभी डॉक्टर केपी सिन्हा आ गए। चेक करने के बाद उसे एक इंजेक्शन लगाया और जो दवाई साथ लाए थे उसके इंस्ट्रक्शन देकर और ठंडा पानी की पट्टी माथे पर डालने को बोलकर चले गए। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब, लाजपत जी ने हाथ जोड़कर कहा तो विजय ने उनके हाथ पकड़ लिए। ऐसे हाथ मत जोड़िए प्लीज अंकल, ये मेरी बड़ी बेटी रमा है, छोटी पिंकी और बेटा विवेक, और उधर उस कमरे में सोई मेरी पत्नी लाजो है। रमा बेटी, भाई साहब के लिए चाय बना दो। उसकी जरूरत नहीं है अंकल, आप चाहत को पानी की पट्टी चढ़ाइए, बुखार उतर जाएगा। और हाँ, मुझे साहब मत कहिए अंकल, बेटा कह सकते हैं आप। विजय एक चेयर पर बैठा था, जो बीच बीच में सब पे नजरें बचाकर चाहत को देख रहा था। करीब 2 घंटे हो गए थे। आंखें खोलने का प्रयास करती चाहत फिर आंखें बंद कर लेती थी। विजय को वहां बैठे काफी टाइम हो गया था, तो लाजपत जी ने फिर चाय को पूछा। साथ में रमा भी बोल पड़ी, साहब प्लीज चाय पी लीजिए ना। एक शर्त पे पी सकता हूँ, अगर तुम मुझे भैया कहकर बुलाओ तो। रमा हैरानी से विजय को देखने लगी। वे सहमति में सिर हिलाती चाय बनाने चली गई। लाजपत जी भी बाहर चले गए थे। अब कमरे में सिर्फ विजय बैठा था। सिर चेयर पर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में एक थरथराती आवाज पड़ी तो वो चौंककर सीधा बैठ गया। क्यों आए हो यहाँ? क्या अभी तुम्हें सुकून नहीं मिला? अब किसकी जिंदगी बर्बाद करने आए हो?
सब तो वो बर्बाद कर ही चुके हो। वो बेहद नफरत भरे लहजे में बोली। विजय पहले ही अपने किए पर शर्मिंदा था और आज फिर से उसकी आंखों में नफरत देखकर वो सहम गया। अरे रे भाभी, आप बेड से क्यों उठ गई? रमा अंदर आते हुए बोली। चाय का प्लेट रखकर उसने चाहत का हाथ पकड़कर उसे फिर से जबरदस्ती लिटा दिया। विजय अपनी जगह से उठ गया। वो चाहत की नफरत देखकर तड़प उठा और अपने मन में सवाल करने लगा। क्यों फर्क पड़ रहा है मुझे? क्यों इसकी आंखों में नफरत देखकर मुझे तकलीफ हो रही है? वो तेजी से कमरे से बाहर निकल आया। रमा और लाजपत जी उसे बुलाते रही, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आकर गाड़ी में बैठ गया। आधे घंटे बाद वो अपने कमरे में था। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें फैली थी। आज चाहत की हालत देखकर उसे जैसे खुद से भी नफरत हो रही थी। वो सिगरेट पीते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था और सोचते सोचते वो अतीत की गहराइयों में डूब गया। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में पार्टी चल रही थी, जो कि मुंबई शहर के जाने माने बिजनेसमैन ब्रजवीर चौधरी ने रखी थी, अपनी एक और कंपनी को लॉन्च करने की खुशी में। और उनके पार्टनर जो इस फूड प्रोडक्ट कंपनी से जुड़ गए थे, वो थे दीपक खोसला। ये भी अमीरों के हस्ती में शुमार दौलतमंद थे और दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी थी। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्ती इन दोनों की दौलत से थी। दोनों की आदत एक जैसी थी। पैसा, पावर फर्स्ट प्रायोरिटी थी, परिवार बाद में। बिजनेसमैन ब्रजवीर चौधरी के परिवार में इनकी पत्नी आभा चौधरी सोशल वर्कर, एनजीओ जो भी चलाती हैं। बड़ा बेटा विजय चौधरी, छोटा बेटा अजय चौधरी। ब्रजवीर के बिजनेस पार्टनर और दोस्त दीपक खोसला के परिवार में उनकी पत्नी मेनका खोसला, जो कि खोसला इंडस्ट्रीज की सीईओ हैं। बड़ी बेटी खुशी खोसला, छोटी बेटी रिया खोसला। इस पार्टी में बड़े बड़े पावरफुल व्यक्ति ने शिरकत की थी। नेता से लेकर अभिनेता तक इस पार्टी में मौजूद थे। पार्टी बहुत बढ़िया चल रही थी। कुछ लोग डांसिंग फ्लोर पर पेयर बनाकर डांस कर रहे थे, कुछ बातों में बिजी थे, कुछ लोग खाने पीने में बिजी थे। कुछ महिलाओं ने तो पीने के मामले में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया था। इस पार्टी में कुछ बच्चे भी थे जो करीब 12 से लेकर 15 साल तक थे। सब अपना ग्रुप बनाकर मस्ती कर रहे थे, लेकिन कोई था जिसे इस चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं था। वो इस तरह की पार्टी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वह चुपचाप पार्टी से निकलकर पूल साइड आ गया और अपने पैरों से शूज निकालकर पानी में पैर लटकाकर आराम से बैठ गया। इस वक्त उस एरिया में कोई नहीं था, इसीलिए वहाँ काफी सुकून था। अंदर हो रही पार्टी के शोरगुल से भागकर वो यहाँ बैठा अपना सुकून महसूस कर रहा था। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और आसमान की तरफ देखकर बोला, रात के इस अंधकार में तुम अकेले नहीं हो ना आसमां। देखो, ये चांद सितारे तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हें अंधकार से निकालकर रोशनी दे रहे हैं। पर इस विजय के पास तो एक भी सच्चा दोस्त नहीं। सब के सब विजय चौधरी के दोस्त बनना चाहते हैं, जिनकी दोस्ती में अपनापन कम और बनावट ज्यादा है। तभी तो आज मैं यहाँ तन्हा बैठा तुम सबसे बातें कर रहा हूँ। कोई तो ऐसा दोस्त हो जो मेरी तरह हो, मेरी तरह सोचता हो। वो मुस्कुराकर नीचे की ओर देखने लगा, तभी उसकी आंखें सिकुड़ गई। पानी में एक और परछाई दिख रही थी। उसने ऊपर निगाह करके अपने एक साइड ध्यान से देखा तो वहाँ एक लड़की बैठी थी, लगभग उसी की उम्र, 15 साल की। पानी में पैर डाले वो भी आसमान की ओर देख रही थी। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा तो विजय ने कहा, हाय, हेलो, आई एम विजय एंड यू? खुशी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तुम पार्टी से भागकर बाहर बैठे हो? खुशी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली। तुम भी तो भागकर यहाँ बैठी हो, विजय ने भी हंसकर कहा। एक्चुअली मुझे शोर पसंद नहीं, मैं इरिटेट होती हूँ। मी टू। पता नहीं इतना दिखावा क्यों करते हैं, अमीरों की शान इसी में है डूड, खुशी ने हंसकर कहा। विजय बस चुपचाप उसे देख रहा था। तो वो उठकर विजय के पास आकर बैठ गई और अपना हाथ आगे करके बोली, मुझसे दोस्ती करोगे? विजय मुस्कुराते हुए बोला, कोई सच्चा दोस्त नहीं है मेरा। दोस्ती करनी है तो उम्र पर निभाने का वादा करो। कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। खुशी हंसकर हाथ मिलाते हुए बोली, विजय, खुशी, दोनों नाम साथ में सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड, आज खुशी विजय से ये प्रॉमिस करती है कि सुख दुख, हंसी खुशी, आंसू गम, सब कुछ तेरे संग, मरने के बाद तक तुम्हारे साथ दोस्ती निभाने का वादा। ये याराना रहा अपना। विजय ने भी हंसते हुए अपना हाथ मिलाया और डन बोलकर अपना याराना पक्का कर लिया। अच्छा जय, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? तुम्हारे पेरेंट्स? ब्रजवीर चौधरी, माय डैड, उसने कहकर नजरें झुका ली। तो तुम चौधरी अंकल के बड़े बेटे विजय चौधरी हो? खुशी आश्चर्य से बोली। ओह, तो तुम खुशी खोसला हो?
हौसला अंकल की बेटी। दोनों जोर जोर से हंसने लगी। ये दोनों एक जैसे थे। आज पहली बार मिले और कुछ देर में ही गहरे दोस्त बन गए। पार्टी हमेशा होती रहती थी, लेकिन इन दोनों को पार्टी में जाना पसंद ही नहीं था, इसीलिए कभी मिले भी नहीं थे। बड़े घर के बच्चे थे। ऐसे बच्चों के बारे में कहा जाता है सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। लेकिन ये दोनों ही अमीरी का फालतू दिखावा पसंद नहीं करते थे। ज़्यादा समय अपने पेरेंट्स के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन इन दोनों के पेरेंट्स के पास दुनिया के सारे सुख सुविधा अपने बच्चों को देने के लिए थे, सिवाय अपना वक्त देने के लिए। इसीलिए ही दोनों खुद को अकेला महसूस करते। आज का इनका ये याराना दोनों की जिंदगी किस मोड़ पर लाने वाला था, ये देखना था। याराना की इतनी गहरी नींव पड़ी थी। दोनों ने बोर्ड के बाद एक ही साथ 11वीं में एडमिशन ले लिया। अब कहीं भी जाना हो या पढ़ना हो, साथ साथ करते। उनके पेरेंट्स ने तो ना कभी उन्हें टोका, ना ही कभी कुछ पूछा, लेकिन दोनों को इतना करीब देखकर मन ही मन एक फैसला जरूर ले लिया था। दोनों जब साथ होते तो बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते, मुंह फुलाते, एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बिना एक घंटे भी नहीं रह पाते थे। साथ होते तो बात करने का, अमीरी का, बड़े घर का सलीका तौर तरीका सब भूल जाते। याद रहता तो सिर्फ और सिर्फ अपनी यारी से बना याराना। कितनी बार तो दोनों टपोरियों की तरह बात करते, वो सब करते जिसमें दोनों को खुशी मिलती। दोनों खुलकर जीते थे। अमीरी की शान में बहकर अपने जज्बातों को कभी दफन नहीं करते थे। अपने हर काम करने से पहले दोनों पहले एक दूसरे से बात करते, तब जाकर फाइनल डिसीजन लेते। दोनों ने अपनी अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर बिजनेस ना चुनकर अपने मन का प्रोफेशन चुना, जिसकी वजह से दोनों के फैमिली दोनों से नाराज थी। घर में दोनों बड़े थे, तो उनकी फैमिली चाहती थी कि अपने ही बिजनेस को ऊंचाइयों की बुलंदी पर ले जाए, लेकिन दोनों ने ही फैमिली की ना सुन अपने मन की सुनी। आज विजय एसीपी की वर्दी पहने खुशी के सामने खड़ा था। वही खुशी भी अपनी डिग्री थामे डॉक्टर यूनिफॉर्म में उसके सामने थी। विजय ने अपनी बाहें फैलाई तो खुशी ने भी दौड़ती कूदती उसकी गोद में चढ़कर उसके गले में बाहें डाल अपने दोनों पैरों से उसकी कमर को जकड़ लिया। बहुत मिस किया यार जय, पूरे 1 साल तेरे बिना गुजारा है मैंने, कहते हुए खुशी ने उसके माथे को चूम लिया। छोटी शिकायत मत करियो बे, तूने हमें चैन से ट्रेनिंग करने दी है भला? भूतानी की तरह ट्रेनिंग कैंप पहुंच जाती थी और बात करती है दूर रही हूँ। विजय ने मुंह बनाकर उसकी एक्टिंग करते हुए कहा और अपनी गोद में लिए उसे आराम से एक पत्थर पर बैठा दिया। वो खुद भी बैठ गया। समुद्र की लहरें उन दोनों के पैर चूमकर लौट जा रही थी। खुशी ने उसके कंधे पर सर टिका दिया। चैम, तू मेरा सब कुछ है यार। जब जब कमज़ोर पड़ती थी दौड़कर पहुंच जाती थी। तुझसे हर रिश्ते का प्यार पाया है मैंने। तू कभी डैड बन जाता है, कभी मॉम, कभी भाई तो कभी बहन, और दोस्त तो तू है ही मेरा। हाँ हाँ, एक रिश्ता और बचा था, वो भी बोल दे, विजय ने चिढ़ते हुए कहा। खुशी तपाक से बोली, लवर पति है ना? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। चल ठीक है यारा, कभी अगर ऐसा कुछ फील हुआ तो वो भी तुझे बता दूंगी। ओह अच्छा जी, सेम यही सब मैंने तुझसे पाया है खुशी। हमारे पेरेंट्स को हमारे लिए समय कहाँ था यार। मिडिल क्लास के लोगों को देखो, प्यार के साथ साथ ही अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। उनके पास पैसा कम होता है, लेकिन प्यार बेशुमार होता है, और एक दूसरे के लिए उनके पास वक्त भी होता है। मेरा एक बैचमेट था, महीने में कोई ना कोई उसके परिवार से मिलने आ जाती थी, टेलीफोन भी करते थे, और मेरे मॉम डैड कभी कॉल करती तो हमेशा ताने ही मारते। 10,000 करोड़ के मालिक होकर 80,000 की नौकरी करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। परिवार के नाम पर सिर्फ तू ही थी मिलने को। छोड़, मैं भी क्या लेकर बैठ गया हूँ यार। कल तेरा बर्थडे है, और क्या चाहिए? कल मेरे साथ पूरा दिन पूरी रात रहेगा तू, खुशी चहकते हुए बोली। देख, इसीलिए तुझे जो कहता हूँ मैं। हे भगवान, कितना दिमाग खाएगी तू मेरा। अबे शुक्र मना कि तू वर्दी में है, वरना भी यहाँ तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारती। गिफ्ट पूछा तूने तो बता दिया, अब दे या ना दे तेरी मर्जी, उसने मुंह फुलाकर कहा। ऐ चिपकू, तेरे लिए तो जान भी मांगे तो दे सकता हूँ। 24 घंटे क्या चीज़ है, आखिर तेरी ड्यूटी करने के लिए ही तो पुलिस में भर्ती हुए हैं हम। विजय ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। चल, अब पुलिस स्टेशन जाना है, 2 घंटे की लीव पर आया हूँ। अरे थोड़ी देर से चले जाओगे तो क्या होगा, अपना यार एसीपी है। ओ मेरी माँ, हमारे ऊपर भी ऑफिसर्स हैं। चल उठ अब, कहते हुए उसने उसे ज़बरदस्ती उठा दिया। मुस्कुराते हुए खुशी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी।
इस पार्टी में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। खुशी ने साफ मना कर दिया था कि बस क्लोज फ्रेंड्स ही आएंगे। लाइट म्यूजिक था। खोसला एंड फैमिली के साथ चौधरी फैमिली भी आए थे। अजय चौधरी अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था। वहीं खुशी की छोटी बहन रिया ने भी अपने बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया था। अजय और रिया यूथ आइकन बन चुके थे। सभी को पार्टी में से बर्थडे गर्ल का इंतजार था। जब खुशी की एंट्री हुई तो सब आप अलग देखते ही रह गए। उसने ऑफ शोल्डर रेड गाउन पहना था, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, होठों पर रेड लिपस्टिक, काली काली बड़ी आंखें काजल से सनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत तो थी ही वो। उसको कई डॉक्टर भी कई बार प्रपोज कर चुके थे, लेकिन उसने कभी कोई पसंद ही नहीं आया। वहीं नेवी ब्लू थ्री पीस पहने विजय काफी हैंडसम लग रहा था। पुलिस विभाग में जाने से पहले ही उसने अपने बॉडी को रफ टफ सिक्स पैक बना लिया था। उसको भी काफी प्रपोजल आ चुके थे, लेकिन विजय ने भी साफ साफ मना कर दिया था। सामने से आते विजय को देख खुशी का चेहरा खिल उठा। जब दोनों एक साथ होते तो उन्हें किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए ही अभी तक खुशी ने किसी का भी बर्थडे विश एक्सेप्ट नहीं किया था। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट, विजय ने उसको हक करते हुए कहा। थैंक्स जैम, हैप्पी बर्थडे दी। अब तो विश कर दूं? अब तो आपके बदी आग ने आपको विश कर दिया है ना? रिया खुशी को हक करते हुए बोली। थैंक यू रियू, साल में एक बार ही आप अपनी बहन के गले लगती हैं, बाकी दिन तो हमारी मुलाकात मुश्किल से होती है। खुशी ने कहा तो रिया बोली, इसमें गलती आपकी है दी, आप फैमिली बिजनेस चूज करती तो। वॉट एवर, आप पार्टी एंजॉय करो। रिया ने जब खुशी की खूरती नजरों को देखा तो अपनी बात काटते वहां से अपने ग्रुप की तरफ बढ़ गई। खुशी विजय का हाथ पकड़कर उसे डांसिंग फ्लोर पर ले गई। दोनों ने मिलकर डांस किया। फिर थोड़ी देर बाद खुशी ने बेहद खूबसूरत सा केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसने सबसे पहले विजय को केक खिलाया, बाद में सभी को। चौधरी और खोसला अपनी अपनी बात करते हुए एक दूसरे के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। क्या कहते हो चौधरी, हमारी फैमिली फ्रेंडशिप से आगे बढ़ाएं? देखिए खुशी और विजय को, लगता है ना जैसे मेट फॉर ईच अदर। ये दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हैं, इन्हें विवाह के बंधन में बांध देते हैं। खोसला जी ने अपनी बात रखी तो चौधरी जी बोले, यार दिस इज वेरी गुड आइडिया। इन दोनों का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा डिसीजन ले ले, इसीलिए कमिटमेंट वाले बंधन में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलो एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर ही देते हैं दोनों के एंगेजमेंट का। चौधरी जी खुश होकर बोले। मेनका जी और आपा जी एक साथ बोलती हैं, एक बार बच्चों से तो पूछ लीजिए उनकी क्या मर्जी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। चौधरी जी और खोसला जी एक साथ बोले। थोड़ी देर में डीजे बंद हुआ और सारे लोग एक जगह जमा हो गए तो चौधरी जी ने अनाउंस किया, हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। आज मेरे फ्रेंड दीपक खोसला की बेटी खुशी खोसला के साथ अपने बेटे विजय चौधरी की एंगेजमेंट की घोषणा करता हूँ। इतना सुनना था कि विजय और खुशी की आंखें आश्चर्य से फैल गई और मुंह खोले एक दूसरे को देखने लगे। सारे गेस्ट तालियां बजाने लगे, सब लोग आकर उनको बधाई देने लगे, लेकिन वो दोनों तो जैसे अपनी जगह जाम हो चुके थे। थोड़ी देर बाद विजय खुशी का हाथ पकड़कर बाहर गार्डन में ले गया। यार खुशी, ये सब क्या है यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स? हम दोनों से पूछा तक नहीं, सीधा फरमान सुना डाला। तुझे ही पड़ी थी ना एक और रिश्ते का नाम देने की, अब भुगत। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारे पेरेंट्स ने तो हमसे ये बदला लिया है यार। जैसे हमने अपने अपने फैसले सुनाए थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस ऑफिसर, उसी तरह उन लोगों ने फैसला सुना दिया। अगर इनकार करोगे तो इनके राइवल कंपनी को मौका मिल जाएगा, और अधिकतर कंपनी रिया हैंडल करती है और मैं उसे कोई भी परेशानी में नहीं डाल सकती। मतलब तो सारी जिंदगी वैम्पायर बनकर मेरा खून पिएगी? हे भगवान, ये क्या हो गया? विजय ने रोनी सूरत बनाकर कहा। शादी के बाद अगर तू टिपिकल पत्नी जैसा बोलेगी। ए जी सुनिए, मुन्ने का डायपर गीला हो गया है, बदल दीजिए ना। विजय ने एक उंगली अपने गालों पर रखकर एक्टिंग करते हुए कहा। साले एक्टिंग पास, खुशी ने कहते हुए उसे धकेल दिया। विजय नरम घास पर चारों खाने चित हो गया और वो उसके सीने पर बैठ गई। खूसा बनाकर उसके सीने पर मारने लगी। विजय ने खुद को उससे बचाया और फिर उसके बगल में लेट गया। दोनों आसमान की ओर देखने लगे। आज आसमान में बहुत आतिशबाजी हो रही है। लगता है मुंबई में सब शादी ही कर रहे हैं। हाँ जय, हम दोनों को शादी तो करनी है ही, किसी और से भी तो होती ही। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं तो कर लेते हैं हम शादी। लेकिन खुशी बीच में रुकी तो विजय बोला, लेकिन जैसा आज हमारा रिश्ता है, शादी के बाद ऐसे ही रखेगी तू?
ऐसे ही मुझे गाली देगी, मारेगी भी, ऐसे ही सीने पर मूंग दलेगी मेरी छाती पर बैठकर। शादी के फेरे में भी यही वचन देगी, हम दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। लेकिन यार खुशी, तुझसे प्रेमिका या पत्नी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है यार। मी टू है। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। मुंबई में दूसरी जगह रंजिता चौल में आज शादी हो रही थी। फील्ड में सुंदर शामियाना लगाया गया था। गेट पर खूबसूरत तरीके से दुल्हा दुल्हन का नाम डिस्प्ले हो रहा था। जगत वेड्स चाहत। जयमाला हो चुकी थी। शादी का मुहूर्त सुबह 3 बजे का था। इस वक्त बाराती खराती खाने का लुत्फ उठा रहे थे। सब काम अच्छे से सुकून के साथ हो रही थी। 7 फेरे मंत्रोच्चारण के साथ पूरे हुए। चाहत की विदाई करते वक्त उसके भाई की आंखें भर आई थी। उसके माता पिता नहीं थे, सिर्फ भाई भाभी थे। उनके 2 बच्चे थे। लाजपत जी ने अपने दोस्त रघु जी चाहत के पिताजी को वचन दिया था कि चाहत को अपनी बनूहू बनाएंगे और बेटी की तरह रखेंगे। आज लाजपत जी अपना वचन पूरा कर बेहद खुश थे। विदाई कराकर लाजपत जी चाहत को लेकर अपने घर की ओर निकल गए। फूलों से सजी कार में दुल्हा दुल्हन पीछे की सीट पर बैठे थे। आगे ड्राइवर, उसके बगल में जगत का छोटा भाई विवेक बैठा था। सुबह के 8 बजे दुल्हन सहित सब आदर्श कॉलोनी पहुंचते हैं, जहां दुल्हन के स्वागत में सब दरवाजे पर खड़े थे। जगत के दोनों बहनों रमा और पिंकी ने कार का दरवाजा खोलकर चाहत का हाथ थाम कर कहा, मोस्ट वेलकम भाभी, ससुराल में अपना पहला कदम रखिए। रमा ने कहते हुए अपना हाथ बढ़ाकर चाहत का हाथ पकड़ गाड़ी से नीचे उतारा। वह सिर झुकाए अपनी चुनरी संभालते उतरती है। दरवाजे पर दोनों हाथों के छाप रखने के बाद चावल से भरे कलश को दाएं पैर से गिराकर घर में प्रवेश करती है। इन सब रस्मों के बाद चाहत को आराम करने के लिए कहा जाता है। कॉलोनी की सारी औरतें चाहत की सुंदरता देख उसकी तारीफ कर रही थी, तो पिंकी ने उन्हें देखकर रमा से कहा, रमा ताई, अपनी वहिनी तो हीरोइन से भी ज़्यादा सुंदर है ना। हाँ पिंकी, जगत भाव किस्मत वाले हैं और हम भी। देखा नहीं तूने, द्वार छिकाई में भी भाभी कैसे कंजूसी कर रही थी, लेकिन भाभी ने तो अपना पर्स ही हमें थमा दिया, कहकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। शाम का वक्त एसीपी विजय हेडक्वार्टर में बैठकर एक फाइल में उलझा हुआ था। तभी उसके टेबल पर रखा फोन बजने लगा। एसीपी विजय हियर। हेलो एसीपी विजय चौधरी, आप मेहता बंगलो पहुंचिए। सेठ विपुल मेहता का मर्डर हो गया है। उधर से डीजीपी सत्येंद्र वर्मा ने कहा। व्हाट? विजय हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। कब हुआ? आपको किसने खबर दी है? अभी 10 मिनट पहले इंस्पेक्टर शरद जोशी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। मौका वारदात पर वो वहीं थे। आप अपने अंडर ये केस ले लें। हाई प्रोफाइल मामला है, अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें। ओवर एंड आउट। ओके, जय हिंद सर। विजय फोन रखकर तेजी से बाहर निकला। ड्राइवर को मेहता बंगलो जुहू चलने के लिए कहकर जीप में बैठ गया। जीप मेहता बंगलो पहुंची। बाहर काफी भीड़ लगी थी, जिसमें मीडिया भी शामिल थी। विजय को जीप से उतरते देख कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लपक कर उसके पास आए और भीड़ को एक तरफ कर दिया। मीडिया विजय से सवाल करने लगी, लेकिन विजय उनको अनदेखा कर अंदर जाने लगा और जाते हुए अपनी टीम से पूछने लगा, फॉरेंसिक टीम को बुलाया है तुम लोगों ने? तो सब इंस्पेक्टर अशोक ने कहा, जी सर, नामदेव पाटिल की टीम जो बेस्ट है वो ही है सर, और मुजरिम भी पकड़ा गया है रंगे हाथों। व्हाट? विजय बात करते हुए वहीं पहुंच चुका था जहां विपुल मेहता की डेड बॉडी पड़ी थी। सर ये देखिए, यकीन नहीं होता ऐसे सज्जन पुरुष के दुश्मन भी होते हैं। सामने देखिए, इसी ने सर विपुल मेहता का खून किया है। हाथों में खून से सनी चाकू लिए पकड़ा गया है, फिर भी तब से एक ही रट लगा रखा है, इसने खून नहीं किया है। इंस्पेक्टर शरद जोशी ने कहा तो विजय की नजरें मुजरिम की ओर उठ गई। करीब 24-25 साल का लड़का, बिखरे हुए बाल, 5'11" कद, फिट बॉडी, गेहुआ रंग, क्लीन शेव चेहरा और उस पे ढेर सारी मासूमियत। पीला चिकन कढ़ाई का कुर्ता, सफ़ेद चूड़ीदार पैर में कोल्हापुरी मोचड़ी, हथेली पर मेहंदी और हाथ में सुनहरे चैन वाली घड़ी और हाथों में आंसू लिए वो सर झुकाए खड़ा था। विजय ने एक गहरी सांस छोड़ी और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वो कुछ नहीं बोला। चुप मत रहो, क्यों मारा तुमने मेहता को, जबकि तुम्हें देखने से लग रहा है कि अभी तुम्हारी शादी हुई है। सर मैंने खून नहीं किया, मेरा नाम जगत कुमार है। मैं मेहता ग्रुप्स कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जब मैं आया तो सेठ जी के पेट में चाकू था। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं सेठ जी को तड़पते देख नहीं पाया और उनके कहने पर ही मैंने वो चाकू उनके पेट से खींच लिया। तभी जी सेठ जी की सांसें रुक गई।
नौकर मेरे हाथ में चाकू देखकर खून खून चिल्लाने लगे। मैं घबराकर भागने लगा था बस। लेकिन मैंने खून नहीं किया सर, प्लीज़ मैंने खून नहीं किया। मेरी बात पर यकीन कीजिए। मेरी आज ही शादी हुई है, मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए सर। वो अटक अटक कर बोल रहा था। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत हिंदी फिल्में देखती हो जो सेम वैसी ही कहानी बना दी। तुम्हारी शादी अभी हुई है तो तुमने कम से कम 10 दिन की छुट्टी तो ली ही होगी। फिर शादी की रस्में छोड़कर मर्डर करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? सर, मुझे सर का कॉल आया कि ज़रूरी मेल करना है, फोल्डर खुल नहीं रहे हैं, बस 10 मिनट का काम है। मैं आया तो सर के पेट में चाकू लगी थी और वो ज़मीन पर गिरे हुए थे। मैंने मर्डर नहीं किया। बिलीव मी सर, नौकर को गलत फहमी हुई है। जगत ने फिर से अपनी बात रखी। पकड़े जाने पर हर मुजरिम यही कहता है, सीधे सीधे कबूल कर लो, कम सजा होगी, वरना फांसी तय है तुम्हारी। जगत अवाक होकर विजय को देखने लगा, लेकिन अब उसने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे को बस मायूसी में घेर लिया। इधर फॉरेंसिक ऑफिसर पाटिल अपना काम पूरा कर चुके थे। हर एक हिस्से की प्रिंट लिए गए थे। फिर उसके बाद बॉडी को एम्बुलेंस में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और जगत को इंस्पेक्टर जोशी थाने ले गया। विजय मृतक विपुल मेहता के बेटे अतुल मेहता और पत्नी भारती मेहता से पूछताछ करता है। दोनों इस हत्याकांड के बारे में बस इतना ही बता पाते हैं कि पार्टी में जाने के लिए वो दोनों पहले ही निकल गए थे। विपुल मेहता को एक इम्पोर्टेंट टेंडर भरना था, इसीलिए वो मेल पर टेंडर सबमिट कर पार्टी में आने के लिए कहकर रुक गए थे। लेकिन वहां पहुंचते उससे पहले उनका मर्डर हो गया था, जिसकी सूचना नौकर ने उन्हें दी थी। नौकर से पूछताछ करने पर बस इतना ही पता चल पाया कि साहब हॉल में गिरे हुए थे और वो लड़का साहब के पेट में चाकू घोंपकर निकल रहा था। तभी हम लोग चिल्लाने लगे। ये देखकर वो भागने लगा तो हम लोगों ने उसे पकड़ लिया। थाने में फ़ोन किया गया तो इंस्पेक्टर जोशी आ गए थे। सभी का बयान दर्ज कर विजय वहां से निकल गया। इधर जगत के घर में सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। घर मेहमानों से भरा हुआ था। शाम को ही चाहत के हाथों में बंधे कपड़े से बने कलावा कंगन जगत को खोलना था। उसके बाद कल सुबह देवी मंदिर में पूजा करने के बाद रात में रिसेप्शन पार्टी थी। जगत का छोटा भाई विवेक बाहर से दौड़ते हाँफते हुए अंदर आया और कांपते हाथों से टीवी चला दिया। न्यूज़ देखकर सब लोग सख्ती में आ चुके थे। बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ लिखकर फ्रेश हो रही थी। शाम के 6:45 विपुल मेहता का मर्डर हो गया। मौके वारदात पर ही मुजरिम धर दबोचा गया है। वह आसानी से मारकर भाग रहा था। शिवस्त सूत्रों से पता चला है कि मुजरिम का नाम जगत कुमार है। मेहता कंपनी में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुजरिम जगत कुमार की कल शादी थी और आज ही दुल्हन सहित विदाई करा के आए थे। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि उन्हें खून जैसा जघन्य अपराध को अंजाम देना पड़ा? अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि खून किस वजह से किया गया है, लेकिन बार बार मुजरिम अपने आप को निर्दोष बता रहा है। लेकिन चश्मदीद गवाह उनके घर से नौकर ने बताया कि खून से सना चाकू मुजरिम के हाथ में था। कपड़े पर खून के छींटे भी हैं। इसी के साथ विवेक ने टीवी बंद कर दिया और ये खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। जगत की माँ ये खबर सुनते ही बेहोश हो गई। रमा पिंकी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं चाहत, उसे तो कुछ समझ नहीं आया। अचानक हुई इस घटना से वो बेहद हैरान थी, लेकिन उसने हिम्मत बटोरी और जल्दी से पानी लाई और सब कुछ छींटे अपने सास के मुंह पर डाले। उसने हाथ पैर जल्दी जल्दी रगड़ने लगी। थोड़े प्रयास के बाद माँ होश में आ गई थी, लेकिन पथराई आंखों से चाहत को देखने लगी। एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। लाजपत जी, विवेक, रमा, पिंकी सब लाजू जी के पास बैठे थे। अभी सभी रिश्तेदार भी वहीं मौजूद थे। सारे रिश्तेदार चाहत को बुरा भला बोलने लगे थे। अरे लाजपत जी, आपकी बहू मनहूस है। इसके कदम रखते ही आपका बेटा सीधा साधा मुजरिम बन गया। बचपन में माँ को और बड़ों होते ही बाप को खा गई। अब आपके बेटे को भी फांसी हो जाएगी। निकाल दीजिए ऐसी मनहूस को अपने घर से। सब रिश्तेदार जैसे एक मुंह हो गए थे। चाहत बस सर झुकाकर अपराधी की तरह जगत की माँ के पास बैठी थी। सबकी बातें उसके दिल पर हजारों वार कर रही थी। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर जी जो अब तक सदमे में बैठे थे वो उठ खड़े हुए और अपने हाथ जोड़ लिए। आप लोग को अगर हमारे संकट की घड़ी में साथ देना है तो रहें, नहीं तो आप लोग अपने अपने घर लौट सकते हैं। रही बात मेरी बहू की, तो इन सब के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। मेरी बहू ने तो मेरे बेटे को बाहर जाने से मना किया था, लेकिन वो ही नहीं माना। और हाँ,
मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि दुनिया चाहे जो भी कहे, मेरा बेटा कभी किसी का खून नहीं कर सकता। मेरी बहू पर क्या बीत रही है मैं ही जानता हूँ। आप लोग उसे ताने मारकर उसकी आत्मा छलनी मत करें। चाहत भरी आंखों से आश्चर्यचकित होकर अपने पिता तुल्य ससुर को देख रही थी। वह तेजी से उठी और लाजपत जी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा सच में मैं मनहूस हूँ। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, तू इस घर के लिए लक्ष्मी है मेरी बच्ची। आज के बाद खुद को कभी ऐसा मत कहना। रमा, अपनी भाभी को कमरे में ले जाओ। रमा चाहत को कंधों से पकड़कर ले जाने लगी तो लाजपत जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं होगा जगत को, वो निर्दोष साबित हो जाएगा। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो कैसे कुछ होगा। विवेक, सबका ख्याल रखना बेटे, मैं थाने होकर आता हूँ। इतना कहकर वो कपड़े चेंज करने चले गए और सारे रिश्तेदार ने भी अपना अपना सामान पैक किया और एक एक कर सब चले गए। लाजपत जी जाने लगी तो चाहत भी साथ चलने की जिद करने लगी, लेकिन वो उसे समझा बुझा कर अकेले चले गए। रात भर लाजपत जी अपने बेटे से मिलने का प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। वो थक हार कर घर वापस आ गए। घर में सबके चेहरों पर मातम पसरा हुआ था। सुबह होती ही चाहत विवेक को साथ लेकर थाने पहुंची तो इंस्पेक्टर जोशी चाहत को आंखें फाड़े देखता ही रह गया। वो दुल्हन के लिबास में ही चली आई थी। उसे कपड़े बदलने का होश कहाँ था। उसे बहुत रिक्वेस्ट की जगत से मिलने की, लेकिन जोशी ने उसकी एक ना सुनी। लेकिन वो बार बार रिक्वेस्ट करती रही तो जोशी विजय को बताना पड़ा। तब जाकर उसे मिलने का ऑर्डर दे दिया जाता है। आंसू के साथ उसके होंठों पर पल भर के लिए मुस्कान आकर लुप्त हो जाती है। विवेक बाहर ही था क्योंकि चाहत ने उसे मना किया था पुलिस स्टेशन में अंदर आने के लिए। जगत एक कोने में घुटने में मुंह डाले बैठा हुआ था। वो एकटक उसे देख रही थी। जगत जी। चाहत की कांपती आवाज सुनकर जगत ने चेहरा ऊपर कर हैरानी से उसे देखा। आप वो उठकर हड़बड़ाकर के साथ खड़ा हो गया। आप यहाँ चाहत, यहाँ नहीं आना चाहिए था आपको, कहते हुए उसने अपनी नसें झुका ली। लाल आंखें, पपड़ी जमे होंठ, बिखरे उलझे बाल और चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ निराशा थी। उसका ये हाल देख चाहत की आंखों में नमी उतर आई। जगत ने फिर अपनी नसें उठाई। चाहत, आप ठीक तो है ना? इन लोगों ने आपको टॉर्चर तो नहीं किया? पूछते हुए जगत की आंखें आंसुओं से भर गई। चाहत, आपने क्यों नहीं पूछा कि मर्डर क्यों किया? जो चीज़ आप कर नहीं सकते वो क्यों पूछूं? बस आप किसी के लिए कृत्य में फंस गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। जगत फीकी मुस्कान के साथ बोला, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ चाहत। एसीपी चौधरी ने कहा है कि मैं कबूल कर लूँ कि मर्डर मैंने किया है, लेकिन चाहत, मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। आपको कसम खाने की ज़रूरत नहीं। कहते हुए चाहत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो जगत फूट फूट कर रो पड़ा। चाहत भी अब खुद को रोक ना पाई, उसकी आंखों में भी आंसू जारी हो गए। उसने हाथ बढ़ाकर जगत के आंसू पोंछकर कहा, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। चाहत, आज के बाद आप यहाँ मत आना। आपको मेरी कसम, शादी करके मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सारे सपने राख कर दिए मैंने। अपना बचना नामुमकिन लग रहा है। आपको कितना रोका था बाहर ना जाओ, पर सेठ जी ने बुलाया तो चला गया। पहले से ही किसी ने उन्हें चाकू मार दिया था, लेकिन फंस मैं गया। साज को आँच नहीं। आप सच्चे हैं तो कुछ नहीं होगा। चाहत, आपसे कुछ मांग लूँ? दोगी प्लीज़? अपने घर का मैं एक ही कमाने वाला हूँ। मेरे बाद आप हमारे घर का ख्याल रखना। मेरे माता पिता आपसे आपकी जिम्मेदारी, भाई बहन का ख्याल रखिएगा। और मेरे जाने के बाद आप किसी अच्छे लड़के से विवाह। जगत ने अपनी बात पूरी बोली भी नहीं कि चाहत ने अपनी हथेली उसके होंठों पर रख दी। आप मायूस मत होना जगत, प्लीज़। वादा करती हूँ मैं सबका ख्याल रखूँगी जब तक आप लौट कर नहीं आते। फिर तो ये जिम्मेदारी आपकी, हवलदार ने आकर बोला। टाइम खत्म हो गया तो जगत ने उसे जाने के लिए कहा। वो जाते हुए पलटकर जगत को देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाई, एसीपी विजय चौधरी, आपसे तो मिलना ही पड़ेगा। सोचते हुए वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। एक पेड़ के सहारे विवेक खड़ा था। चाहत को आती देख लपक कर उसके पास पहुंचा। भाभी, आप भैया से मिली? कैसे हैं भैया? चाहत आहिस्ता से बोली, ठीक है, थोड़ी निराश हैं। आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आप हमें एसीपी विजय चौधरी के ऑफिस ले चलिए, मुझे उनसे बात करनी है। घर चलिए भाभी, पापा गुस्सा करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था,
आपको वापस लेकर आने को कहा है। नहीं, इस वक्त मैं वापस नहीं जा सकती। पहले मुझे एसीपी से मिलना है। अगर आप चाहें तो जा सकती हैं। मैं अकेली चली जाऊंगी। वाहिनी, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, चलिए। कहते हुए वो आगे बढ़ा और ऑटो रिक्शा को रोककर दोनों उसमें बैठ गए। जब विजय के ऑफिस पहुंचते हैं तो एक हवलदार उन्हें बाहर ही रोक लेता है। लेकिन जब उन्हें वहां बैठे बैठे आधा घंटा गुजर जाता है तो चाहत गुस्से में उठती हुई अंदर जाती है तो हवलदार उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो तेज कदमों से विजय के कैबिन में पहुंच जाती है। विजय एक फाइल में उलझा था। वो चेहरा झुकाए फाइल रीड कर रहा था। उसे खबर तो पहले ही मिल चुकी थी कि उससे जगत की पत्नी मिलने आई है, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं था। वो बस फाइल रीड करता रहा और फाइल रीड करते हुए उसने कहा, हैव अ सीट प्लीज। वो चुपचाप खड़ी विजय को गुस्से और आश्चर्य से घूर रही थी। करीबन 25-26 साल का एसीपी विजय चौधरी बिना भाव वाले चेहरे से फाइल में देखते हुए ही बोला, अगर मुझे घूरना बंद करेंगी तभी कुछ कहेंगी ना? क्या बताना चाहती हैं? अपने खूनी पति के बारे में मिसेस जगत कुमार? विजय ने सर्द लहजे में कहते हुए अपना चेहरा उठाया तो एक पल को विजय की निगाह चाहत पर ठहर गई। करीब 23-24 साल की वो लड़की अप्सरा से ज्यादा सुंदर थी। मक्खन से मिले हल्का सिंदूर जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें जो इस वक्त लाल थी, पपोटे सूजे हुए थे। मायूसी से भरा चेहरा अभी भी चमक रहा था। वो दुल्हन के लिबास में बहुत सुंदर लग रही थी और विजय उसे इस लिबास में देखकर हैरान था। आप इस लिबास में यहाँ? शायद होश में नहीं हैं आप, वह आश्चर्य से बोला। होश? होश तो आपने छीन लिया है सर। मेरी हालत देखिए, कुछ ही घंटे हुए हैं हमारे विवाह को। उसने अपने हाथों को उसकी ओर दिखाते हुए इल्तिजा भरे लहजे में कहा, अभी कुछ तो रस्में भी बाकी हैं। मेरे हाथ का कलेवा भी नहीं खोल पाए सर, और आपने उन्हें खूनी बनाकर जेल में डाल दिया। जो इंसान एक चींटी नहीं मार सकता वो अपने मालिक का खून क्या करेगा? वो बहुत सीधे साधे इंसान है सर। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ उनकी फैमिली है। वो फंस गए हैं किसी बड़े षड्यंत्र में। प्लीज सर, असली खूनी का पता लगाइए। वो निर्दोष हैं। सुन रहे हैं ना आप सर? वो कभी भी किसी का खून नहीं कर सकते। आपको जगत जी को छोड़ना होगा। जाकर देखिए उनके घर में माँ एकदम टूट गई है। बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ। अगर जगत जी को सज़ा हो गई तो ये सही साबित हो जाएगा कि मैं मनहूस हूँ। विजय उसे बोलते हुए बस एकटक देखता रहा। फिर बोला, आप अपने घर जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पति ने खून किया है। कहते हुए वह लैपटॉप पर सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाता है। अब आप इस सबूत को देखकर बताइए, आपके पति निर्दोष हैं? हाँ साहब, इसमें दिख रहा है। वो चाकू पेट से खींच रहे हैं। आपने अपने सेठ के कहने पर। विजय एकदम आश्चर्य से बोला, व्हाट? आप मूर्ख हैं या मुझे बना रही हैं? ये चाकू मारकर ही खींचा जाता है, अगला बार करने के लिए। बदकिस्मती के से आपके पति ऐसा करते हुए पकड़े गए तो ये बात बना रहे हैं। ओह सर, मैं समझ गई। मेरी कोई भी दलील काम नहीं आएगी। मैं भूल गई थी सर। टायर भी साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन पुलिस वाला तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। चलिए सीधा सौदा करते हैं, क्योंकि बिना रिश्वत के पुलिस ऊपर से अधीक्षक हो तो सौदा तो बड़ा ही होगा। उन्हें छोड़ने की जो भी कीमत होगी मैं दूंगी। अपना रेट बताइए सर। इतना सुनते ही विजय की मुट्ठियां कस गई। दांत खींचते हुए बोला, बस बहुत हो गया। आप सदमे में पागल हो गई हैं। आप मुझे रिश्वत देंगी? विजय चौधरी को खरीदेंगी आप? जानती भी हैं कि मैं कौन हूँ। आप मुझे पैसे देंगी? आप किसी की औकात नहीं जो मुझे खरीद सके। ये वर्दी शौक के लिए नहीं पहनी है, इसके पीछे मेरी संवेदना जुड़ी है। आप एक लड़की हैं इसीलिए बच गई। आइंदा से मेरे सामने ऐसी वाहियात बातें बोली तो मैं भूल जाऊंगा आप एक लड़की हैं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है सर कि मैं पैसे देने की बात करूं। नहीं करूंगी ऐसी बातें, लेकिन मेरे पास एक ही चीज़ है। सुना है आप जैसे बड़े लोग पैसे के अलावा एक शौक और रखते हैं, और वो है रात के अंधेरे में लड़कियों के शरीर से खेलने का। मैं बहुत खूबसूरत हूँ ऐसा लोग कहते हैं। मेरा शरीर आज भी अनछुआ है। आपको सौंप दूंगी, बदले में मेरे जगत को छोड़ दीजिए। हाँ सच कह रही हूँ। चाहत के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो बस किसी रोबोट की तरह बोल गई। विजय हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। फिर जहरीली मुस्कान उसके लबों पर थिरक उठी और उसी जहरीली मुस्कान के साथ बोला, सौदा बुरा नहीं है, जारी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या विजय चाहत का सौदा कबूल करेगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ याराना में।